अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम सेलुलर रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ पे वर्ड सेलुलर मैंने रिस्पायरेशन के साथ इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि सेलुलर आप कंफ्यूज ना हो रिस्पायरेशन को लेके, क्योंकि रिस्पायरेशन जो होती है वो गैस और ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में यूज़ होती है। गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग जो होता है वो another type of mechanism and cellular respiration is another type of mechanism। सेलुलर जो होता है वो सेलुलर रिस्पायरेशन को इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल। So respiration which is happening inside the cell is called intracellular respiration। आइए हम आगे सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन देखते हैं, जो कि है इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकर इनसाइड द लिविंग सेल ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड एटीपी इज़ रिलीज। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर हो रहा होता है और उसके नतीजे में जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है। जब ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो एटीपी होती है वो रिलीज़ होती है। और जैसा कि आपको पता हो कि जो मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिविंग सेल्स की बॉडी में मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जब ब्रेकन डाउन होती है तो उनके नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होती है, वो रिलीज़ होती है ब्रेकन डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड के नतीजे में। और इस प्रोसेस में जब एटीपी रिलीज़ होती है तो इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक मैकेनिज़्म बोलते हैं, और जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहलाता है। अगर आप गौर करें तो जो मैंने ये वर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज़ किया है, वो जब ऑर्गेनिक फूड की जो होती है ब्रेक डाउन हो रही होती है उसके नतीजे में जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि जैसे लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है वो। अगर हम ऑर्गेनिक फूड की बात करें, फूड मॉलिक्यूल की बात करें, तो हमारे पास 3 तरह के फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये तीनों जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। एनी हाउ हमारा मेन फोकस जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स पे होगा, क्योंकि हमने आगे ग्लूकोज को स्टडी करना है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमारे लिए यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हमारा ग्लूकोज आगे बनता है इससे कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए भी कहा जाता है कि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है, तो उसके नतीजे में जो हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारी बॉडी जो होती है वो यूज़ करती है। प्रोटीन्स भी हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और लिपिड्स भी हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल इक्वेशन लिखी है रिस्पायरेशन की। ये इक्वेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन है और ये जस्ट ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस आपको याद हो तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो एनर्जी होती है वो सनलाइट की सूरत में हमारे पास मौजूद होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज की जो सिंथेसिस होती है आगे इसमें सिंथेसिस होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे पास रिलीज़ होती है। रिस्पायरेशन उसका रिवर्स है। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारे पास एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो रही है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और कहते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई एनर्जी इज ट्रांसफर इन एटीपी एंड नॉट यूज डायरेक्टली। एटीपी जो है वो डायरेक्ट यूज़ क्यों नहीं होती? एटीपी मॉलिक्यूल में
कन्वर्ट क्यों होती है? इसमें क्या होता है कि जो एटीपी है वो एक बहुत स्मॉलेस्ट जो होती है वो स्मॉलेस्ट करेंसी होती है। से फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसको 6 जो होती है वो 6 एनर्जी से 6 एटीपी रिक्वायर हो और आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 36 एटीपी जो वो रिलीज़ कर रहा हो, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो 6 जो होती है 6 एनर्जी जो होती है वो यूज़ कर लेगा और बाकी जो हमारे पास 30 एटीपी बचेगी वो वेस्ट हो जाएगी या फिर हमारी बॉडी जो होती है ना वो इसको यूज़ कर लेती है या फिर हमारी बॉडी को ये ना जो 38 एनर्जी बची होती है वो हमारी बॉडी को वार्म हीट अप कर देती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो इसलिए जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ना तो वो हमारे लिए इसलिए जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट जो होती है ना ट्रांसफ़र एटीपी में हो जाती है ताकि हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम लोग बाद में यूज़ कर सकें। आगे हमारे पास है रिस्पायरेशन की टाइप्स। रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है उसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि सारा काम ही माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगी। विदाउट ऑक्सीजन जो होती है ना वो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है ना वो अकर नहीं होती। सेकंड हमारे पास टाइप है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होती है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें प्रेजेंट नहीं होता। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होती है वो अकर्स रेयरली चांसेस में अकर्स होती है। इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है। इसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर बस 2 एटीपी जो होती है ना वो यूज़ होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। आगे है हमारे पास स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप इज़ क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड स्टेप इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फर्स्ट एंड कॉमन जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो दोनों में यूज़ होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी यूज़ होता है और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन भी करवाता है। तो आगे हमारे पास फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। Glycolysis is the breakdown of glucose 6 carbon molecules into molecules of pyruvate 3 carbon and a net gain of 2 ATP molecules occurs। कहते हैं कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास ग्लूकोज के जो 6 कार्बन होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है किसमें 3 कार्बन ऑफ पायरोवेट 2 और या 3 कार्बन जो होते हैं ना वो पायरोवेट्स के उनमें, और जो हमारे पास नेट गेन ऑफ एनर्जी यूज़ हमारे पास रिलीज़ होती है वो है हमारे पास 2 ATP हमारे पास एनर्जी आती है जो कि हमारे पास कहाँ किस में थी, एरोबिक रिस्पायरेशन में यूज़ हो रही थी ये वाली एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ना वो इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में अकर्स होती है, नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस अकर्स नहीं होती। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ना वो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 फेजेस होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज इज़ प्रेपरेटरी फेज एंड सेकंड फेज इज़ ऑक्सीडेटिव फेज। ग्लाइकोलाइसिस होती है इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होती। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। ग्लाइकोलाइसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। उसका फर्स्ट फेज होता है वो होता है प्रेपरेटरी फेज और सेकंड फेज होता है वो ऑक्सीडेटिव फेज। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यूज ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज प्रेपरेटरी फेज एंड सेकंड फेज इज ऑक्सीडेटिव फेज जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 2 ATP यूटिलाइज होते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट होते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड में, और सेकंड स्टेप जो होता है उसमें 4 ATP रिलीज़ होते हैं और 2 NADH मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं, और उनसे क्या बनता है, उसमें क्या बनता है सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेटिव फेज में 2 पायरोवेट बनते हैं। सो नाउ वी डिस्कस
So now we discuss the detailed structure of glycolysis. Glycolysis जो होता है वो 2 स्टेप्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो ग्लूकोज होता है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स में करके फिर कन्वर्ट होता है किस में, हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और ये किस 2 फेजेस के ज़रिए कन्वर्ट होता है इसके ज़रिए। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास है 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज एटम। ग्लूकोज जो होगा वो आगे अटैच होगा, 6 कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट अटैच होगा, तो हमारे पास क्या बनेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का एक मॉलिक्यूल जो होगा वो टूट के यहाँ पे ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ अटैच होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, तो वो क्या बनाएगा हमारे पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्रुप। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज के 6 कार्बन नंबर पे हमारे पास फॉस्फेट आके अटैच होगा और हमारे पास एटीपी जो होगी ना वो इसमें रिलीज़ होगी। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन के साथ हमारे पास फॉस्फेट अटैच होगा, ये स्टेप होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया क्योंकि ये फ्रुक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज का आइसोमर होता है, और आइसोमर को आप जानते हैं कि सेम जो होगा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, लेकिन डिफरेंट इसकी अरेंजमेंट होगी, यानी कि यहाँ पे इसकी जो अरेंजमेंट है ना वो चेंज हो जाएंगी, और इसीलिए ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और फ्रुक्टोज फॉस्फेट इसलिए बनता है यहाँ पे क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, वो ग्लूकोज जो होता है वो अपने साथ 2 फॉस्फेट अटैच नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पे फ्रुक्टोज फॉस्फेट बनता है। तो जो कि फ्रुक्टोज जो होता है ना वो हम ना फॉस्फेट के 2 ग्रुप्स अटैच कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना हमारा, उसमें हमारे पास जो कार्बन होंगे ग्लूकोज के, उसके एक साइड पे भी फॉस्फेट अटैच होगा और दूसरी साइड पे भी फॉस्फेट अटैच होगा, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। इसमें आगे क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी तो 3 कार्बन जो होंगे ग्लूकोज के वो अलहदा हो जाएंगे और 3 कार्बन जो होंगे वो अलहदा हो जाएंगे। एक साइड पर जो का फॉस्फेट अटैच होगा, दूसरी साइड पे भी फॉस्फेट अटैच होगा। जो फर्स्ट साइड वाला जो फॉस्फेट और 3 कार्बन वाला जो होगा ग्रुप, उसको कहेंगे DHAP। DHAP इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट एंड second one is PGAL. PGA is a short form of phosphoglyceraldehyde. phosphoglyceraldehyde के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना वो आगे फर्दर हमारे पास हमारा जो सेल है वो फर्दर यूज़ करेगा PGAL को, हमारी फर्दर ब्रेकडाउन के लिए PGAL को ही यूज़ करेगा आगे। और ये था हमारे पास ये जितना भी प्रोसेस था हमारे पास, इतना स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन्स तक, वो हमारे पास ये फेज़ था, प्रिपरेटरी फेज़ था हमारे पास। और ये सारे जो स्टेप्स हैं वो किसकी प्रेजेंस में होंगे, ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये सारे स्टेप्स जो होंगे ना वो अकर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ है वो है ऑक्सीडेटिव फेज़। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ है वो है ऑक्सीडेटिव फेज़, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL के हमारे पास प्रेजेंट हैं। ऑक्सीडेटिव फेज़, जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हमारे पास PGAL के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी आगे ऑक्सीडेशन होगी किसमें, ऑक्सीडेशन होगी इस स्टेप में, और हमारे पास क्या होगी 2NAD जो होगा वो किस में एनर्जी रिलीज़ होगी, 2NADH में। तो इससे फर्स्ट स्टेप से आगे क्या बनेगा, 3 कार्बन जो हमारे होंगे उसके दोनों साइड पे हमारे फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा बाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। आगे हमारे पास थर्ड स्टेप जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें होगा 2 ADP होंगे जो कन्वर्ट होंगे 2 ATP में, एनर्जी रिलीज़ होगी ATP की सूरत में। 2 ATP की सूरत में हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, उनके साथ फॉस्फेट अटैच होगा, हमारे पास क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट, जहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 2 मॉलिक्यूल्स के यहाँ हमारे पास जो ATP यहाँ पे रिलीज़ हो रही है वो हमारे पास है
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। जो फॉस्फोग्लिसरेट है वो ये स्टेप है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा उसमें वो होगा हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट। विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है वो फर्दर जो स्टेप होगा उसमें कन्वर्ट होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 ADP जो होंगे ना वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये कि पायरोवेट, अगर ऑक्सीजन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो एब्सेंट होगा, तो यहाँ पे जो पायरोवेट में हो रही होगी रिस्पायरेशन वो होगी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो सेल्स में प्रेजेंट है तो हमारे पास ये क्या होगी, एरोबिक रिस्पायरेशन होगी। तो ये जो हमारे पास पूरा स्टेप था ये था ऑक्सीडेटिव फेज था हमारे पास। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि जो होती है वो ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन होती है विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये था हमारे पास डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होगी वो 2 फेजेस में होगी। फर्स्ट फेज इज प्रिपरेटरी फेज, जिसमें मतलब वो एटीपी रिलीज हो रहे होंगे, और सेकंड फेज इज ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये था हमारा आज का टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। और था हमारा टॉपिक सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसका हमने इंट्रो किया है। होप सो कि आप सबको मेरा आज का टॉपिक और लेक्चर अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।